डोडो टीवी। रोहन सुबह सुबह बेतहाशा भागा जा रहा था। हाफ हाफ कर बुरा हाल था उसका। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और पिछले हफ्ते ही नए नए ट्रांसफर के बाद आए इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ? किसी ने मेरे दादाजी की हत्या कर दी। चलो। इंस्पेक्टर दो पुलिस वालों के साथ रोहन के घर पहुंच जाता है। घर के बाहर काफी भीड़ थी। इंस्पेक्टर देखता है कि रोहन के दादाजी के पेट से खून बह रहा है। किसी पे शक है तुम्हें? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे दादाजी इस गांव के सबसे पुराने पंडित थे। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। अच्छा, चलो चल के रिपोर्ट लिखवाओ, हम छानबीन शुरू करते हैं। रोहन वापस इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने लगता है। रोहन देखता है कि पुलिस स्टेशन में काफी पक्षी और जानवर हैं। तोता, कबूतर, 3 कुत्ते और एक बिल्ला। रोहन हैरान रह जाता है और इंस्पेक्टर से पूछ लेता है, इतने सारे जानवर आपके पुलिस स्टेशन में, भला क्यों? इन सबको हमने शिकारियों से छुड़ाया है, अब ये यहीं रहते हैं। इनमें से ये बिल्ला हमें सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, ठीक है। वैसे इंस्पेक्टर, आप मेरे दादाजी के कातिल को पकड़ लेंगे ना? बहुत जल्द। रोहन वहां से चला जाता है। आखिर इतने सीधे साधे पंडित को किसने इतनी बुरी तरह से मार दिया? पुलिस ने अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। पर अब गांव में हर पूर्णिमा को एक बुजुर्ग की जान जाने लगी। ठीक वैसे ही जैसे रोहन के दादाजी की जान गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसका काम हो सकता है। पुलिस भी कुछ पता लगाने में नाकामयाब थी। बीती रात आलोक के दादाजी की भी हत्या हो गई। वो मां दुर्गा के मंदिर में पुजारी थे। रोहन आलोक के पास पहुंचा। आलोक भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। गांव के 6 बुजुर्ग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाँ रोहन, और सबकी जान पूर्णिमा के दिन जाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। और सबके सब किसी न किसी तरीके से गांव के सबसे धार्मिक लोग थे। हाँ, अब सिर्फ एक बुजुर्ग बचे हैं हमारे गांव में, वो पहाड़ी वाले सिद्ध बाबा। और कल पूर्णिमा है, हमें उनको चलकर सावधान करना चाहिए। हाँ चलो। आलोक और रोहन पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। आओ बेटा, कैसे आना हुआ? बड़ा दुख हुआ सुनकर कि तुम दोनों ने ही किसी अपने को खो दिया है। वो दोनों मेरे भी काफी अच्छे मित्र थे। हम आपको ये बताने आए हैं कि कल पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा को एक धार्मिक बुजुर्ग की हत्या हो जा रही है। आप सतर्क रहिए और हम भी परसों तक यहीं रहेंगे। हाँ रोहन, ये एकदम ठीक रहेगा और हम तब तक बाबा जी के प्रवचन भी सुन लेंगे। आलोक और रोहन बाबा के पास ही बैठ जाते हैं। बाबा भी 2 दिन उन्हें प्रवचन देते हैं। दोनों बहुत खुश रहते हैं। फिर आती है पूर्णिमा की रात। दोनों डिसाइड करते हैं कि आज दोनों नहीं सोएंगे और रात भर बाबा की रखवाली करेंगे। आज हमें पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन है इस सब के पीछे। हाँ, और हम उसको सबक भी सिखा देंगे। बाबा सो जाते हैं और आलोक और रोहन दोनों उनकी पहरेदारी करने लगते हैं। रात के ठीक 12:30 बजे इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाता है। उसको देखकर रोहन और आलोक दोनों चौंक जाते हैं। इंस्पेक्टर, आप यहाँ इस समय? हाँ, मुझे भी लगा कि आज बाबा को सेफ्टी की जरूरत होगी, तो मैं भी आ गया। ये अच्छा किया आपने। एक काम करो, तुम दोनों थक गए होंगे, सो जाओ। सुबह तक मैं बाबा की सुरक्षा रखूंगा। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर, पर आपको अगर नींद आए तो हमें जगा देना और आप सो जाना।
रोहन और आलोक बाबा के पास ही लेटकर सो जाते हैं। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। इंस्पेक्टर एक बेहद खतरनाक जिन्न का रूप ले लेता है और तेज तेज हंसते हुए बाबा की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी तेज हंसी सुनकर रोहन और आलोक उठ खड़े होते हैं। तब तक बाबा की भी नींद खुल जाती है। तुम कौन हो? इंस्पेक्टर? मैं ही हूँ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जिन्न। तुम बाबा को क्यों मारना चाहते हो? मैं बताता हूँ। ये जिन्न इस गांव में अब से 60 साल पहले आया था। तब इसको गांव के बुजुर्गों ने मिलकर भगा दिया था और तब मैं 15 साल का था और तुम लोगों के दादाजी भी छोटे थे। तो हमें पता था कि इसको कैसे भस्म करना है, इसलिए इसने एक एक करके सबको मार दिया और आज मुझे मारने आया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो बाबा पर अपनी आंखों से एक शक्ति छोड़ता है। बाबा भी अपनी आंखों से शक्ति निकालकर उसकी शक्ति को खत्म कर देते हैं। अब वो बाबा की तरफ बढ़ने लगता है, पर आलोक बीच में आ जाता है। आलोक को देखकर जिन्न का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसको हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। आलोक जमीन पर गिर जाता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिन्न अब बाबा को हवा में उठा लेता है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता कि वो बाबा को कैसे बचाए। बाबा अपनी शक्ति से जिन्न के हाथों से छूट जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। रोहन बेटा, आज पूर्णिमा है और जिन्न की शक्ति पूर्णिमा वाले दिन सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए मैं अपनी शक्ति से इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। इस जिन्न की जान एक बिल्ले में है। तुम्हें वो बिल्ला ढूंढकर यहाँ लाना होगा। मैं उसे भस्म कर दूंगा और उसके साथ ही ये भी भस्म हो जाएगा। रोहन को समझ आ जाता है कि इंस्पेक्टर को बिल्ला सबसे ज्यादा पसंद क्यों था। वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बिल्ले को उठाकर बाबा के पास ले आता है। तब तक बाबा की शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और वो जिन्न के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और घायल हो जाते हैं। बिल्ले को देखते ही जिन्न परेशान हो उठता है और चिल्लाने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! जिन्न ये बोलकर रोहन की तरफ बढ़ता है। रोहन डर के मारे कांपने लगता है। जैसे ही जिन्न रोहन के शरीर में अपने नाखून घुसाने वाला होता है, तभी बाबा अपनी शक्ति उस बिल्ले की तरफ छोड़ते हैं। बिल्ले को शक्ति लगते ही वो जलने लगता है और उसके साथ साथ ही जिन्न भी तड़पने लगता है और बिल्ले के भस्म होते ही जिन्न भी पूरी तरह भस्म हो जाता है। तब तक आलोक को भी होश आ जाता है और अपने आसपास सब कुछ सही सलामत देखकर वो खुश हो जाता है। तुम दोनों ने बहुत बहादुरी दिखाई आज। अब शायद ये जिन्न इस गांव में कभी वापस नहीं आए। रोहन और आलोक काफी खुश थे कि उन्होंने मिलकर पहाड़ी वाले बाबा की जान बचाई और साथ ही अपने गांव को जिन्न से मुक्ति दिलाई। स्वामी जी, वो
पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। घर जा जाकर प्याज मांगती है और फिर घर के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती है। ये सब तुम्हारी पिछली गलती से हुआ, वरना वो खत्म हो चुकी होती। जानती हूँ स्वामी जी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। अगर हुई तो तुम और तुम्हारे पति को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। बस एक बात हमेशा याद रखो कि जिस दिन कोई इंसान उस चुड़ैल के वजन के बराबर प्याज में से तौल देगा, उस दिन वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी। नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में अलका और रोहन रहने आए। नए घर में आकर बहुत खुश थे। कुछ महीने बहुत अच्छे भी थे। लेकिन फिर अलका और रोहन के बीच झगड़ा होने लगा। रोहन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि अलका रात भर घर से गायब रहती और सुबह होते ही लौट आती थी। तुम जाती क्या और करती क्या हो, मुझे जानने का पूरा हक है। पति हूं मैं तुम्हारा। और अपनी सोसाइटी में पिछले 15 दिनों से 15 औरतों की मौत हो चुकी है। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मुझे माफ करना रोहन, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सोसाइटी में हो रही मौतों की पुलिस जांच चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों के बीच अफवाह थी कि सोसाइटी पर अब एक चुड़ैल का साया था। हम तो इस सोसाइटी को छोड़ रहे हैं। ये सोसाइटी अब शापित हो चुकी है, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। कहते एक औरत हर रात किसी एक घर को चुनती और वहां जाकर प्याज मांगती थी। कौन है? आती हूँ अभी। दीदी थोड़ा प्याज मिलेगा? खत्म हो गया। अभी लाई। प्याज, बहुत सारा प्याज चाहिए। प्याज मिलते ही वो औरत भयानक चुड़ैल बन जाती। क्या पता क्या सच था, लेकिन सोसाइटी की औरतों की मौतें इस बात का सबूत थी कि वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी और बेरहम भी। इस सब के बीच एक रात अलका काली साड़ी पहनकर जब घर से बाहर निकली तो रोहन भी अलका को बिना बताए चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। अलका बिल्डिंग के अंधेरे कॉरिडोर में चलती जा रही थी और रोहन उसके पीछे। तो क्या लोगों की बातें सच है? क्या अलका ही वो चुड़ैल है? रहस्यों का सच जानने के लिए रोहन गुमनाम अंधेरे में बढ़ता ही जा रहा था। हे भगवान, ये किसकी चीख है? कहीं अलका तो? हड़बड़ाहट में रोहन दौड़ा, लेकिन अंधेरे में पीछे से किसी ने उसके सिर पर हमला किया। वो बेहोश हो गया। आंख खुली तो बिस्तर पर, सिर पर पट्टी और अलका उसके बगल में। अलका, तुम ठीक तो? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम रात में कॉरिडोर में घायल पड़े थे। डॉक्टर ने कहा है अगर अच्छे से आराम करोगे तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन कल रात मैंने तुम्हें वहां देखा। क्या कर रही थी तुम वहां? अभी सभी बातें छोड़ो और सिर्फ आराम करो। रोहन आराम करेगा तो मैं अपना अधूरा काम 3 दिन में खत्म कर पाऊंगी। अलका क्या करने वाली थी किसी को नहीं पता था। रोहन अब बिस्तर पर पड़ा था और सोसाइटी के सभी घरों में खौफ था, एक अनजान चुड़ैल का खौफ। जैसे ही रात हुई, अलका ने रोहन को नींद की गोलियां दी
और उसके सोते ही अलका घर से बाहर निकली। अंधेरे सुनसान कॉरिडोर में काली साड़ी पहने अलका कहीं खो गई। उस कॉरिडोर से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए एक रास्ता था। ऊपर की मंजिल पर कई सालों से कोई नहीं गया था। वो हिस्सा हमेशा बंद ही रहता था। आज की रात इस सोसाइटी के लिए तबाही की रात होगी। बस एक घर से थोड़ा सा और प्याज और फिर कई सारी लाशें। उस भयानक जगह को देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ इतनी सारी लाशें इतने भयानक तरीके से लटकी हुई हैं। लेकिन ये आवाज किसकी थी? इन सब मौतों का सच क्या था? अलका आगे बढ़ी। तू जो भी है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। अब वो बिल्कुल अलका के सामने थी। चुड़ैल ने अलका पर एक के बाद एक कई हमले किए। अलका बिल्कुल मौत के मुहाने पर पहुंच गई थी। मैं तो तुम्हारे लिए प्याज लाई थी। चुड़ैल ने उस तरफ देखा तो वहां 2 बोरियां रखी थी। इतना सारा प्याज। अब मैं इस प्याज से और शक्तिशाली हो जाऊंगी। मेरी तरकीब काम कर गई। अब कोई और मौत नहीं होगी। अलका बुरी तरह घायल थी लेकिन खुश थी। अब वो चुड़ैल भी असली रूप में आ चुकी थी। मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। पिछले साल बेतहाशा बड़े प्याज के दामों की वजह से इस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। भूख बहुत जालिम है मेरे दोस्त, इंसान को हैवान बना देती है। सुजानगढ़ में एक अस्पताल था। पिछले कुछ दिनों से उस अस्पताल में लोग रहस्यमयी तरीके से मर रहे थे। सुबह के 5 बजे थे तो भी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। खून से लथपथ वार्ड बॉय की लाश मिलती है। जहां खून हुआ था वहां खून से सने किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। मौका वारदात पर पुलिस भी आ गई। आप तो नाइट ड्यूटी में थी, तो आपने कुछ भी देखा या नहीं सुना? हाँ, मैं नाइट ड्यूटी में थी, पर मैं अपने कमरे से रात को ही चली गई थी, क्योंकि एक मरीज का ऑपरेशन हुआ था और वो काफी सीरियस था। इसका खून किसने किया मुझे नहीं पता। मरने वाले वार्ड बॉय की किसी से कोई कहासुनी हुई क्या? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। पुलिस वाले खून का सैंपल लेते हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज और तहकीकात कर लाश पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान से एक चिन्ह अस्पताल में आ जाता है और वो एक लड़की का हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लेता है। उसी अस्पताल के वार्ड में नंदू चुपचाप अपने बेड पर बैठा था। वो एक दिन पहले एडमिट हुआ था। अचानक कहीं से जोर से आवाजें आने लगी। नंदू उठकर दूसरे बेड के मरीज राघव के पास गया। वो भी डर के मारे बैठा हुआ था। आपको कुछ पता है इतनी अजीब घुटी घुटी सी आवाजें कहां से आ रही हैं? मैं तो उस दिन के मर्डर के बाद से सो भी नहीं पा रहा हूँ। उस दिन भी ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई तड़प रहा हो। आपने नर्स को नहीं बताया? बताया था पर सिस्टर जूलिया ने कुछ नहीं किया। मैं जाकर नर्स के कमरे में देखता हूँ। वो जैसे ही नर्स जूलिया के कमरे में जाता है तभी वहां एक खौफनाक दृश्य देखकर डर जाता है। वो एक भयानक जिन था और एक लड़की को चाकू से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। धूल भरे बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर
नंदू वहां से वार्ड की तरफ भागते हुए आता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। आपके कमरे में एक घायल लड़की पड़ी है। मैं अभी आ गया था तो एक लंबा चौड़ा और बेहद भयानक शक्ल वाला जिन उस लड़की को चाकू मार रहा था। तुम्हें कैसे पता कि वह जिन था? मैंने अरेबियन नाइट्स में वैसे ही जिन देखे हैं, इसीलिए शायद। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे अस्पताल में? नर्स जूलिया तुरंत अस्पताल वाले कमरों को खबर करती है। जब तक अस्पताल वाले पहुंचते हैं तब तक लड़की सिर्फ कब्रिस्तान वाला जिन कहकर लुढ़क जाती है। पुलिस आकर फिर छानबीन करती है। नंदू चुपचाप अपने बिस्तर में मुंह ढककर सो जाता है। ये कब्रिस्तान वाले जिन का क्या चक्कर है? सब चुपचाप खड़े रहते हैं। कोई कुछ नहीं जानता सिवाय नंदू के। पूछताछ करके पुलिस वाले चले जाते हैं। सिस्टर, मेरी तो जान निकल रही है डर के मारे। आप किसी से मत कहना कि मैंने किसी को देखा है। मैं इन चक्करों में नहीं फंसना चाहता। नहीं। आप डरिए नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कुछ करती हूँ। वो दरवाजा बंद कर देती है, परंतु तभी किसी के भारी कदमों के उस वार्ड में आने की आहट से सभी कांपने लगते हैं। वो आहट दरवाजे तक आती है, परंतु फिर वापस जाने की आवाज सुनाई पड़ती है। नर्स बाहर निकलकर देखती है तो दरवाजे पर लगा पीतल का क्रॉस बिल्कुल लाल हो गया था और धूल भरे पैर के निशान देखकर ही वो समझ जाती है कि ये जरूर कोई भूत प्रेत या जिन्न ही है। थैंक गॉड, अभी तो शायद इसी क्रॉस ने हम सबको बचा लिया। अगले दिन ड्यूटी बदलते ही सुबह सिस्टर रोजी वार्ड में आती है। अरे सिस्टर, नमस्कार, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, पर रात को ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात होती अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई। अच्छा, उस मर्डर की वजह से आप डर गए होंगे। सिस्टर, मैं उस रात को नर्स के रूम में गया था, लेकिन उस कमरे में खौफनाक साहिब किसी लड़की को मारते हुए देखकर वहां से भाग चला था। हाँ, पुलिस तहकीकात कर रही है। मैडम, ऐसे मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इसे तो कोई पीर फकीर या तांत्रिक ही भगा सकता है। हाँ, देखो अस्पताल वाले क्या करते हैं। तभी अस्पताल में मनोहर नाम का एक आदमी भर्ती होता है। अरे भाई, तुम्हें क्या बीमारी है? तुम किस वजह से अस्पताल में हो? मुझे बहुत तेज बुखार है। तभी नर्स मनोहर को दवा देने आती है। इतनी खूबसूरत नर्स को देखकर मनोहर का दिल मचल उठता है। मनोहर उसको देखकर बोलता है, वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो देखकर ही मेरा बुखार उतर गया। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये दवा खा लो, कल सुबह जब डॉक्टर आएंगे तो जो भी तकलीफ होगी बता देना। आपके हाथ से तो जहर भी खा लूंगा। अभी क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि लाइए दवा खा लेता हूँ। सिस्टर रोजी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। अरे राघव, ये तो एक नंबर का दिलफेक इंसान है। इसका नर्स पर ही दिल आ गया, बताओ। ए, तुम्हें नर्स से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर गुस्से में आ गई ना तो ऐसा वैसा इंजेक्शन लगा देगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे भाई, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। तभी आवाजें आनी फिर से शुरू हो जाती हैं। इस बार मनोहर उठता है और बाहर नर्स के कमरे में जाने लगता है। दोनों से मना करते हैं पर वो नहीं मानता। वो जैसे ही नर्स के कमरे के बाहर जाता है, उसे अजीब घुटी घुटी सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो दरवाजा खोलकर झांकता है, तभी दो मजबूत हाथ उसे अंदर खींच लेते हैं। अरे राघव,
मनोहर अभी तक नहीं आया। लगता है सचमुच उसने किसी रोजी सिस्टर को अपनी मीठी बातों के जाल में तो नहीं फंसा लिया है। हाँ यार, चलो देखते हैं। जैसे ही वो दोनों नर्स के कमरे में जाते हैं, बाहर से ही जोर जोर उठापटक की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे यार, उसी कमरे में तो अभी भी मनोहर गया था। दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं, वही जिन मनोहर को चाकुओं से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। मनोहर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। अरे बाप रे, बचाओ, ये अस्पताल तो भूतिया है। मनोहर को मार डाला, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दोनों अस्पताल से निकलकर भागते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? अस्पताल का बिल कौन चुकाएगा? तुम भी हमारे पीछे आओ। नर्स के कमरे में जिन्न है, उसने आज एक नए भर्ती हुए मरीज का खून कर दिया है। क्या? रुको, मैं भी चलता हूँ। गार्ड भी उनके पीछे हो लेता है। वे तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते खाली पड़े मकान में, जो कि अभी पूरा नहीं बना था, उसी में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे बाप रे, लगता है वो सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया है। लगता है वो आ गया है। हाँ भाई, कोई आवाज नहीं करना। तभी दरवाजे पर उसके भारी कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। आज तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे देख लिया है और तुमने ही शोर मचाया था ना। तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। तभी भाग से दरवाजा खुलने की आवाज आते ही नंदू चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, तीनों उस पर हमला कर देते हैं। खूब गुत्थम गुत्था होती है। तीनों के एक साथ हमला करने पर घबराकर वो भागने लगता है। तभी नंदू के गले में पड़ी तावीज उस जिन्न से टकरा जाती है, परंतु तभी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिन्न उस तावीज के छूते ही ऐसे छिटकता है जैसे उसे करंट लग गया हो। हैं? ये क्या हुआ? तुम अपने गले से ये धागा निकाल के फेंक दो। कौन सा? ये ताबीज? नहीं, मैं तो इसको नहीं निकाल सकता। तो मेरी माँ ने मुझे पहनाया था। नंदू, अभी पकड़ लो। झट से तीनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तब तक ये ताबीज निकालकर उस जिन्न के ऊपर फेंक दो। नंदू बड़ी सावधानी से ताबीज निकालकर उसके ऊपर फेंक देता है। अचानक ये क्या किया तुमने? मेरी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। मेरे वाला, मुझे माफ करना। नंदू उसको शिथिल होते हुए देखकर ताबीज उसके ऊपर रख देता है। तीनों बाहर निकलकर तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाकर उस शिथिल पड़े चिन्ह को उसी में झोंक देते हैं। रात का अंधेरा खत्म होने वाला था। वो धूं धूं कर उसमें जलकर खाक हो जाता है। देखते ही देखते वो चिन्ह आग में झुलसने लगता है। नंदू भाई, आज तुम्हारी इस ताबीज ने हमारी सबकी जान बचा ली। हाँ भाई, ये जिन्न पिछले हफ्ते 3 खून कर चुका है। चलो जल्दी से अस्पताल, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब जान बच गई है तो रोटी भी तो कमानी पड़ेगी ना। बेकार में उस बेचारे मनोहर को अपनी जान गंवानी पड़ी। कब्रिस्तान वाले जिन्न से अब अस्पताल वालों को छुटकारा मिल जाता है।